हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म श्री पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि पुराने बच्चे जान रहे हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स पर काम कर रहे हैं, विशेष रूप से अभी घटनासार पर। और घटनासार के दो वीडियोज़ हो चुके हैं। इनको हमने पार्ट 2 पार्ट 1 के रूप में अपलोड किया है। और इसमें स्टार्टिंग के जो हमारे 20 पेजेस हैं उनको हम क्विक रिवीजन फॉर्म में कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे उनको अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो खैर, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, इंटरनेशनल का, नेशनल हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें कह रहा है, नेपाल के ललितपुर स्थित वह 17वीं सदी का बौद्ध मठ जिसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से 2026 में सम्मानित किया गया। तो वो कौन सा है? बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ण विहार। इसका नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। अब ये याद रखिएगा, ये ललितपुर अपने यूपी वाला ललितपुर नहीं है जो झांसी के नीचे है। जो यूपी की जो मैप देखते हैं तो उसके जो है पश्चिमी टांग दिखता है, वो ललितपुर नहीं है। ये है ललितपुर, नेपाल का ललितपुर है। यहाँ पर एक बौद्ध मठ है जो 17वीं सदी का है। ठीक है, सदी जान ही रहे हैं, 17वीं सदी वही लगभग अकबर का जो पीरियड होता है, अकबर का 615 में जो है डेथ का देहांत होता है, उसके बाद जो है का पीरियड जो है वो 17वीं सदी के अंदर में आ गया। तो इस मठ को, ये बौद्ध मठ था, इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और चूंकि ये सम्मानित किया गया तो ये चर्चा में रहा। तो इस बौद्ध मठ का नाम क्या है? बौद्ध मठ ज्येष्ठा वर्ण विहार। तो आपको विशेष रूप से याद रखना है ज्येष्ठा वर्ण विहार। ये वर्ण विहार, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त हुए इस बौद्ध मठ का जीर्णोद्धार भारत सरकार ने 13.78 करोड़ से करवाया है। अब ये अपने लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, वैसे तो नेपाल का था ही, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो है कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति होती है भारत में होती है। और दूसरा ये इसका इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। जब, जैसा कि आप जानते होंगे, 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, बहुत विनाशकारी भूकंप था। हजारों लोगों की उसमें जान गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, ये बौद्ध मठ भी आ, उसको भी नुकसान पहुंचा था, क्षतिग्रस्त हुआ था। उसका जीर्णोद्धार भारत सरकार ने करवाया था। ये अमाउंट आपसे नहीं पूछने जा रहा है कि भैया कितने रुपए दे के करवाया था, ये नहीं पूछेगा। ये बस इसलिए ये है रेफरेंस की, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जीर्णोद्धार जो है किसने कराया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करवाया था। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहा, हाल ही में जारी यूएन एसडीजी इंडेक्स 2026 में 87.4 स्कोर के साथ कौन सा देश शीर्ष पे है? तो जो एसडीजी इंडेक्स है, इसमें मोस्टली जो ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं या बाल्टिक कंट्रीज हैं, यही जो है ज़्यादातर टॉप पे रहती हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया, इनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है, और ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी नहीं जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो चुपचाप बढ़िया अपने विकास पर और मानवता और मानव के लिए जो अनुकूल व्यवस्थाएं हैं, प्रणालियां हैं, जो और प्रकृति के अनुकूल रह करके ज़्यादा अच्छा बेहतर जीवन व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ये जो है एसडीजी इंडेक्स, और एसडीजी क्या है? एसडीजी हमारे जो गोल हैं 17, उन्हीं गोल्स को लेकर के है। तो उन गोल्स के बेस पे ही डिसाइड किया गया भाई कि ये चीज़ें हैं, इन पर हमारे ये सतत गोल्स हैं, इनको हमको हासिल करना है। तो इसमें सबसे बेस्ट स्कोर जो है फिनलैंड का, यानी कह सकते हैं कि फिनलैंड ने ज़्यादातर जो एसडीजी गोल्स हैं उसको हासिल किया है या उसमें बेहतर प्रदर्शन किया है। और स्कोर तो हालांकि नहीं पूछता है, तो इसलिए आप लोग स्कोर
न भी ध्यान रखिएगा, एक बार बस सरसरी नज़र में देख लें। हाँ, देश कौन सा है फर्स्ट पे, तो ये आपको याद रखना है। आगे करा 1 जुलाई 2026 को यूरोपीय संघ परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब भैया नया अध्यक्ष यूरोपीय संघ परिषद का कौन नियुक्त किया गया? अब देखो, यूरोपीय जो आप पढ़ोगे ना, तो यूरोपीय में दो चीज़ें हैं भाई। एक चीज़ है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन एक है यूरोपीय यूनियन, तो उसके लिए यूरोपियन कमीशन भी है, यूरोपियन काउंसिल भी है। तो यहाँ पर ये याद रखना आपको है कि यहाँ पर कमीशन नहीं पूछा है, आयोग नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है परिषद। तो परिषद का अध्यक्ष आपको जो है याद रखना है, वो कौन है? आयरलैंड है। क्योंकि अगर बाई चांस वहाँ पर जो है परिषद के बजाय आयोग कर दे और यह कह दे कि भाई हाल ही में आयरलैंड के एक व्यक्ति उनका नाम दे दे कि भाई ये जो है निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो आपके पास जो है यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संघ, तो ऐसे जो है करके आ जाएगा। तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये यूरोपीय परिषद है। आगे कह रहा है हाल ही में आधिकारिक रूप से कौन सा देश 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गया? इटली। इटली जैसा कि जानते हैं रोमन साम्राज्य से जुड़ा रहा है और प्राचीन काल से ही जो विशेष धरोहरें हैं, चाहे वो वास्तु संबंधी धरोहर हो, साहित्य संबंधी धरोहर हो, इन सब का केंद्र रहा है। तो इसको अभी क्या कहा गया है कि जो विश्व धरोहर की राजधानी मान लिया गया है, उसके रूप में इसकी पहचान की गई है। इसमें क्या है, कौन सा है? 61 संरक्षित स्थलों के साथ। इसमें टोटल इसके कितने देश संरक्षित स्थल हैं? 61। इटली के कितने संरक्षित स्थल हैं? वो 61 है। ठीक है, तो इस वजह से चूंकि वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा जो यूनेस्को के अंतर्गत रजिस्टर्ड या कह सकते हैं संरक्षित जो साइट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा इटली में है 61। इस वजह से इसको विश्व धरोहर की राजधानी माना जाने लगा है, इसके रूप में मान्यता दी गई है, बन गया है। आगे हम देखेंगे जून 2026 में भारत के नेतृत्व में वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसको आईबीसीए का 27वां सदस्य बना, बांग्लादेश बना। कौन बना? बांग्लादेश इसका 27वां सदस्य बना। हमारे लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सा देश बना? पहली बात तो बांग्लादेश बना, और इसका किस नंबर का बना ये भी हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों डाटा आप विशेष रूप से देख के जाएंगे। आगे कह रहा है जून 2026 को किस देश में मात्र 39 सेकंड के भीतर 7.2 और 7.5 के विनाशकारी भूकंप आए, तो वेनेजुएला में आए। इसमें आपको मंथ याद रखना है, कब आए हैं। डेट नहीं, भले ही नहीं याद रखें, लेकिन मंथ जरूर आपको रखना है कि जून 2026 में भूकंप आया था, तब जो है किस देश में आया था? वेनेजुएला में आया है। सिंपल फैक्ट है। अब भूगोल जो भूकंप है उसके ज्योग्राफी में हम नहीं जाएंगे कि कैसे कौन कौन सी वेव्स होती हैं, क्या होती हैं वो, क्योंकि फिर जाएंगे तो फिर ज़्यादा डिटेल में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये हम लोग करंट कर रहे हैं। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि भूकंप की इस दुर्लभ घटना को वैज्ञानिक ने सिस्मिक डबलेट की संज्ञा दी है। चूंकि आप जैसा कि जानते हैं, जब 7 के ऊपर के जो भूकंप रहते हैं वो बहुत ही विनाशकारी भूकंप होते हैं। तो इस वजह से चूंकि उसको कैटेगराइज किया गया है भूकंप को कई कैटेगरी में, कि सामान्य भूकंप है कि भाई 5 के नीचे के भूकंप सामान्य है, 5 to 7 जो है वो विनाशकारी हैं, और 7 के ऊपर के जो भूकंप हैं वो 7 तक जो है 5 to 7 वो सामान्य एक विशेष भूकंप हो गए, और उसके बाद 7 से ऊपर के जो भूकंप हैं वो विनाशकारी भूकंप के अंतर्गत आते हैं। तो इसको नाम क्या दिया गया है? सिस्मिक डबलेट। ठीक है। आगे कह रहा है नीदरलैंड के निकट अटलांटिक महासागर में स्थित वह क्रूज जहाज जिसे अप्रैल मई 2004 में चूहों से फैलने वाले हंटा वायरस से 3 लोगों की मौत हो गई। इंपॉर्टेंट ऐसे ढूंढ ढूंढ करके कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है आयोग, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या क्या रखना है आपको? जहाज का नाम क्या है? तो जहाज का नाम है होंडियस क्रू। ओके। और वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम है हंटा वायरस। तो दो ये हमारे यहाँ से डाटा हो गए। साथ ही साथ कह रहा है कि नीदरलैंड के पास, नीदरलैंड को भी जानना आपके लिए ज़रूरी है, और कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर का है,
ये आपके लिए इस पॉइंट में 4 डाटा हैं, 4 को आप विशेष रूप से फोकस करेंगे। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई, चूंकि उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायमेंशन उसने पहले ही दे रखे हैं, तो उन पर फोकस करेगा, न कि कितने लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई, चूंकि 2-3 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो इस वजह से ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। आगे कह रहा मई 2026 में किस देश में स्थित डुकानो ज्वालामुखी के में भीषण विस्फोट हुआ, तो वो कौन सा है देश? आपको याद होगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो, जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रशांत महासागर की जो जोन का कह सकते हैं कि जो जोन है, तो उसमें प्रशांत महासागर वाले जोन में ये जो इंडोनेशिया है, वो आपका एक तरीके से जो इसकी जो भूगर्भिक संरचना है, वो आती है भूकंप के सर्वाधिक जो प्रभावित एक तरीके से रिंग है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप आते हैं, चूंकि इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है, तो वहाँ भूकंप आने की और ज़्यादा भी संभावना बनी रहती है। जो बड़े देश होते हैं उनमें भूकंप कम आते हैं अपेक्षाकृत, अगर वो किसी प्रॉपर ऐसे बेल्ट के किनारे नहीं है, अपनी किसी ऐसे जो है ट्रांजिशन जो जोन है या बेल्ट है उनके किनारे नहीं है। तो ये कहाँ पर है? इंडोनेशिया के नॉर्थ मालुक प्रांत में ये है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, हमको ये डेट याद हमारे लिए ज़रूरी नहीं, इसको काट देना है। नाम एक तो डुकानो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम क्या है ये आपको याद रखना है, डुकानो ज्वालामुखी है, किस देश में है ये भी ध्यान रखना है। और कभी कभी क्या पूछ देता है, डुकानो ज्वालामुखी किस प्रांत में है, तो इस प्रांत का भी नाम हमको याद रखना है, नॉर्थ मालुक। वो एक है ना कि अजगर चरे करे न चाकरी और पंछी करे न काम, सबके दाता कहे गए दास मलुकाराम। तो मलुका दास जो है अपने प्रयागराज के थे, संत थे। तो कुल मिलाकर के मालुक, उसी से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकेंगे। आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है कि हाल ही के दिनों में आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण चर्चा में रही मैग्डेलेना नदी किस देश में बहती है? तो ये किस देश में बहती है? ये है कोलंबिया में। कहाँ बहती है? कोलंबिया में। तो यहाँ पर अपने लिए जो जरूरी है वो याद रखना है कि ये नदी का नाम कौन सा है, मैग्डेलेना नदी। और ये कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ है? जैसा कि आप जानते होंगे, नॉर्दर्न जो आपका साउदर्न जो अमेरिका, साउदर्न अमेरिका में ब्राज़ील के समीप में ही कोलंबिया है। बात समझ में आ गई? और यहाँ पर हिप्पोज की यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो है इसमें आबादी बढ़ रही थी। तो हिप्पोपोटामस जो होते हैं उनकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इस वजह से इसको जो है चर्चा में रही है। आगे हम देखेंगे कि जून 2026 में किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया? तो यूएई ने कर दिया। कई देशों ने किया है, अभी जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, और साथ में मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में ही जो है इधर यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह ने भी किया था। अपने उत्तर प्रदेश में भी योगी जी भी बोले हैं कि भैया जो बच्चों को मोबाइल कम से कम दिया जाए, बच्चों का मोबाइल पर बच्चों के ऊपर मोबाइल का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मोबाइल को लेकर के अब देश हर एक व्यक्ति चिंतित है कि अगर जो बच्चों को हम मोबाइल दे रहे हैं तो उनकी जो कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसे आगे आने वाली जो जनरेशन होगी बहुत प्रभावित होगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कह रहे थे कि वह दक्षिण अमेरिकी देश जहां 20 जून 2026 को 50 दिनों से अधिक समय तक चले सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़क पर नाकेबंदी के बाद देश में 90 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो कौन सा देश है? बोलीविया। बोलीविया जो है आपका ये यहाँ पर क्या हुआ जो आपके लिए न्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बोलीविया, जैसा कि अभी हमने कोलंबिया के बारे में चर्चा की थी, तो वो भी दक्षिण अमेरिका है। और एक ब्रिटिश कोलंबिया है, याद रखिएगा, कोलंबिया है और एक ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है, और ये जो है आपका कोलंबिया, ये देश है प्रॉपर, ये दक्षिण अमेरिका में। इसी तरीके से
दक्षिण अमेरिका का ही दूसरा देश है बोलीविया। तो बोलीविया में क्या हुआ कि भाई लगातार जो है 50 दिनों से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था, सरकार विरोधी ये चल रही थी। आखिर में उनको जो नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी। तो 90 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए, तो आपके लिए डाटा क्या इंपॉर्टेंट है, पहले तो वो कौन सा देश है जहां नाकेबंदी और सरकार विरोधी प्रदर्शन हुआ, तो वो दो देश है बोलीविया, 50 दिनों तक प्रदर्शन हुआ। दूसरा, इसके बाद में है वहाँ पर इसके लिए सरकार ने क्या किया, वहाँ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। और तीसरा, कितने दिनों के लिए किया, इसको भी याद रखना है। हो सकता है बाई चांस उसका दिमाग सनक गया तो वो पूछ ले, भैया बताओ कितने दिनों के लिए किया, अब क्या करोगे। तो इसलिए कितने दिनों के लिए किया, 90 दिनों के लिए किया, ये आप डाटा याद रखिएगा। ये आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रश्न। आगे कह रहा है जून 2026 में रिम ऑफ द पैसिफिक सैन्य अभ्यास के 30वें संस्करण का आयोजन किस देश के नेतृत्व में हवाई द्वीप में किया गया, तो अमेरिका के नेतृत्व में किया गया। तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक सैन्य अभ्यास है जो अमेरिका की लीडरशिप में किया गया। इसका 30वां संस्करण था। ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, 30वां संस्करण है, ये भी हालांकि नहीं पूछता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रिम ऑफ द पैसिफिक जो है सैन्य अभ्यास किसके नेतृत्व में किया गया, तो अमेरिका के नेतृत्व में किया गया। और ये कहाँ पे किया गया, हवाई द्वीप पे किया गया। तो ये आपके पीपी हैं, इसको कह सकते हैं प्री पॉइंट, ठीक है। ये आपके पीपी हैं, इनको याद रखना है। ये जो है 30वां था संस्करण, ये जो है नहीं पूछता है इतना अक्सर। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि जून 2026 में WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, इराक को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। अपनी जो घटना चक्र की मेरी जो क्लासेस हुई थी, या इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हुई थी, जो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की मैं क्लास कराता हूँ, तो उसमें क्या है कि आप विशेष रूप से देखेंगे कि जो मैंने बताया था उस क्लासेस में कि अगर कोई भी WHO के माध्यम से किसी भी बीमारी को लेकर के कोई भी देश मुक्त घोषित किया जाता है, तो यूपी PCS कमीशन की और भी जो SSC के भी कुछ एक एग्ज़ाम्स हैं जिसमें उनकी डेट पूछने का एक ट्रेंड है। तो उनकी आप डेट याद रखेंगे। आप देश तो पूछेगा, सो पूछेगा ही कि भाई किस ट्रैकोमा मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया, इराक घोषित किया गया, सामान्य रूप से पूछेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि इराक मुक्त घोषित किया, इराक ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया। इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये पूछ देगा, भैया ये बताओ कि ये किस डेट को घोषित किया गया, 21 जून को, या फिर जो है 25 जून को, या फिर 5 जून को, कब घोषित किया गया। तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डेट को लेकर के भी प्रश्न पूछता है, तो इस वजह से आप इस डेट को भी याद रखेंगे। क्लियर। आप जितने भी कई बीमारियों को लेकर के इस बार WHO ने जो है घोषणा की है मुक्त कई देशों के संदर्भ में, तो उनको क्या करेंगे आप अपने जो आपके नोट्स हैं उसमें एक जगह साइड में कहीं पर लिख लेंगे बीमारियां, और उनको जो WHO द्वारा मुक्त घोषित किए गए जो बीमारियां हैं, और कौन सा देश है और किस डेट को, तो आपको याद रहेगा हमेशा। क्योंकि एक बार श्रीलंका को पूछ चुका है, 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और उसमें डेट ही पूछा है अक्सर, क्वेश्चन में ही दे देगा ट्रैकोमा मुक्त, इराक को WHO ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, अब वहाँ पर दे देगा जून 2026, या फिर जो है ये जून 2026, ये जो है जून 2026, या फिर ये जुलाई 2026, ये जुलाई 2026, तो ऐसे दे देगा। आगे हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन सा शहर शीर्ष रहा, तो नेपल्स जैसा कि जानते हैं आप, इटली का साउदर्न पार्ट है। इटली का जो साउदर्न पार्ट्स है नेपल्स, तो नेपल्स का जैसा कि आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें नेपल्स वगैरह में जो है जब इटली का यूनिफिकेशन हुआ तो उसमें नेपल्स की एक विशेष भूमिका रही थी। सार्डिनियाद के साथ में ही नेपल्स ने भी जो है इधर जो है काबूल आदि ने जो है जब आक्रमण किया था तो नेपल्स से भी किया था। तो बहरहाल वो हिस्ट्री हमको नहीं पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर हमको जानना है कि ग्लोबल फूड सिटी के रूप में
तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो फूड सिटी, पहला देखिए रूट पॉइंट अब से आप याद करिए। जैसे आप लोगों को लगता होगा कि याद नहीं होता है, कैसे नहीं याद होता है भाई, आप उसके रूट पॉइंट्स नहीं देखोगे, आप ओवरऑल समझने की रटने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा। रूट पॉइंट क्या है, फूड, फूड फिर सिटी, यानी फूड सिटी कहाँ का, इंडिया का, आपके गांव का नहीं, ग्लोबल। ठीक है, अब जब आपके माइंड में इतना बैठ जाएगा कि नहीं भाई ग्लोबल फूड फूड सिटी की बात कर रहा है, तो कौन ग्लोबल फूड सिटी है, सीधे आप पहुंच जाएंगे नेपल्स, इटली। अब ये पूछ सकते हैं कि वो किस, हो सकता है नेपल्स ना पहुंच करके ये कह दें ग्लोबल फूड सिटी में किस देश की शहर को जो है शीर्ष स्थान मिला है, ऐसे भी जो है घुमा सकते हैं। तो इटली का शहर है नेपल्स, वैसे आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि 12 मई 2026 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल, जिसको नाम दिया गया दाजी दाजियांग ब्रिज, यातायात के लिए खोल दिया गया। ताइवान का ब्रिज है, ताइवान को इसलिए याद कर लिएगा क्योंकि ताइवान से अभी हमने ब्रह्मोस के लिए जो है वो बात चल रही थी, और साथ साथ जब चूंकि अब चाइना वाला दबाव है तो इस वजह से इंटरेस्टेड है हम इंडिपेंडेंट रिलेशंस ताइवान से वैसे नहीं रखते हैं जिस हिसाब से होने चाहिए। हाँ, फिर भी ताइवान के डेलीगेट्स वगैरह जो है इंडिया आते हैं, और इंडियन जो है जो भी लीडरशिप है वहाँ ताइवान जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ताइवान से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं, चूँकि इसको लेकर के आप जानते हैं चाइना के साथ तनातनी वैसे भी चल रही है। तो इंडिया इसमें बैक डोर से काम करता है, न कि जो है खुल करके काम करता है। तो ये मतलब उसका एक रेफरेंस मैंने बताया, इससे उसका कोई संबंध नहीं है जो आपका कंटेंट है यहाँ पर। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है, हमारे प्ले के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो पुल है वो किस देश में है, ताइवान का है। अब पुल का नाम क्या है, तो दाजियांग ब्रिज, दाजियांग जो है ये नाम है आपका पुल का, दाजियांग। तो दाजियांग ब्रिज आपको याद रखना है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता भैया इसकी ये है कि ये सब दुनिया का सबसे लंबा सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल है। ठीक है, सिंगल मास्ट केबल स्टे पुल है, तो इस वजह से आपको इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है मई 2026 में यूरोपीय राजनीतिक समुदाय, जिसको बोलते हैं यूरोपियन पॉलिटिकल कमीशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना कनाडा। जो यूरोपियन जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है उसमें मोस्टली जो यूरोप के कंट्रीज ही पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में पहला ऐसा देश जो नॉन यूरोपीय है, यूरोपियन देश जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, दैट इज कनाडा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि वो देश कौन सा है, कनाडा देश है। किसमें भाग लिया था, यूरोपीय राजनीतिक समुदाय में। और इसकी पहचान क्या है कि ये पहला, या विशेषता ये है पहला गैर यूरोपीय देश है ये। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम बढ़ेंगे, करा जीवाश्म ईंधन को दूर हटने पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको फेज आउट कहते हैं, कहाँ पर आयोजित किया गया, तो सांता मार्टा, कोलंबिया। कोलंबिया अभी हमने ऊपर पढ़ा था कोलंबिया के बारे में। तो सांता मार्टा वहाँ का एक जगह है जहाँ पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया, और इसका नाम क्या दिया, फेज आउट या फिर जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। थोड़ा यूनिक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। आगे कर मई 2026 में जारी ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। ट्रू कॉलर जैसा कि जानते हैं आप, मोबाइल्स वगैरह में भी ट्रू कॉलर रहती है, तो इसमें स्पैम कॉल, ऐसे कॉल जो अवांछित कॉल है और आप के न किसी कांटेक्ट में है लेकिन वो किसी ऐड के लिए, किसी फ्रॉड के रूप में ऐसी कॉल्स आती हैं, तो फिर उनको स्पैम कॉल्स कहा जाता है। तो इसमें उस शीर्ष प्रभावित देश कौन है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के बारे में अभी हमने भूकंप के बारे में जो है चर्चा की थी, तो इंडोनेशिया को इस रेफरेंस में याद रखिएगा। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए पीपी के रूप में क्या है, ट्रू कॉलर की रिपोर्ट है, ये भी हमारा
प्री पॉइंट है। दूसरा, स्पैम कॉल से प्रभावित देशों के बारे में आपको जो है जानना है। तीसरा, वो देश कौन सा है जो शीर्ष स्थान पर है स्पैम कॉल से सब ज़्यादा पीड़ित प्रभावित बेचारा देश है, तो इंडोनेशिया है। आगे कह रहा है, जून 2026 में जारी दुनिया के शीर्ष सुपर 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का खिताब चीन के किस सुपर कंप्यूटर ने जीता है? तो उसका नाम है लाइन लाइन शाइन सुपर कंप्यूटर। ये तो भाई आपके राइमिंग हो गई, लाइन शाइन। तो लाइन शाइन जो है, लाइन शाइन को आपको ये राइमिंग याद रखनी है। तो लाइन शाइन जो है ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में शीर्ष पर है। और वैसे आप देखिएगा चीन हर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ रहा है। और वैसे इसमें शीर्ष पर जो है ज़्यादातर यूरोपियन देश रहते थे, हमें अमेरिका है, जापान है, ये सब देश रहते हैं, लेकिन चीन टॉप 10 में रहता था। लेकिन इस बार चीन का जो है ये कंप्यूटर को जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में मान्यता मिली है। और ये जो है पेटाफ्लॉप्स में जो है सब काम करते हैं। आगे हम बढ़ेंगे। कह रहा मई 2026 में अमेरिका ने किस देश को 13.5 केजी हाईली इनरिच्ड यूरेनियम अपने कब्जे में ले लिया? वेनेजुएला ने। मई 2026 में आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला, उनका एक तरीके से इंटरनेशनल की मार्केट में नहीं कहें, एक तरीके से अथॉरिटी के रूप में, लेकिन एक कॉमन पीपल, हर एक आदमी पूरे विश्व का जानता है कि उनका किडनैप कर लिया था वहाँ के राष्ट्रपति का, वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अमेरिका ने किडनैप कर लिया। वहाँ के जो पेट्रोलियम सोर्सेज थे उन पर अपना अधिकार जमा लिया था। और लास्ट में वहाँ जो इनरिच्ड यूरेनियम है जो कि 13.5 केजी है, उसको वे अपने कब्जे में कर लिया। अब ये दादागिरी करते हैं कि भैया जो है कोई भी ये ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं यूज़ करेगा, ये नहीं करेगा, और हम बढ़ाते जाएंगे, उसको कोई नहीं कहेगा। लेकिन अब क्या करोगे, ऐसा बना हुआ है भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या कर पाओगे सब लोग। पूरे विश्व में यही सिस्टम है। आगे कह रहा है, मई 2026 में किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली? तो दक्षिण कोरिया। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके कि भाई अभी तक जो है भिक्षु बनते थे इंसान, अब जो है रोबोट भी भिक्षु बनने लगे हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, यूनिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके लिए प्री के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बौद्ध भिक्षु के रूप में दीक्षा किसने ली? तो किस देश का है? तो वो दक्षिण कोरिया का है। ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट और डायमेंशन है क्या, ये जो है इसका नाम क्या है? बौद्ध भिक्षु का नाम है गाबी, बौद्ध भिक्षु गाबी। ये कैसा है? रोबोट भिक्षु है, रोबोट भिक्षु है। ये यहाँ पर आपके प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देश का नाम याद रखना है और गाबी जो है इसका नाम है। तो आप इसको जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। पता लगा कि हम देख रहे हैं कि आप पिछले 3-4 वर्षों से अगर देखा जाए तो रोबोटिक्स लेवल पर ऐसे कुछ यूनिक काम होते हैं, जैसे वर्ल्ड लेवल पर भाई समाचार वादिका या एंकर के रूप में कौन सी रोबोट रही, कौन सी रोबोट को किसने पहले रोबोट को जो है मानव के रूप में मान्यता दी, ऐसे प्रश्न पिछले 3-4 वर्षों में पूछ चुका है यूपी आयोग। तो इस वजह से ऐसे प्रश्न पूछा जाते हैं, चाहे परीक्षा आपकी पीसीएस हो, आर हो या और भी जो एग्जाम हो, सब में पूछा जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम देखेंगे इसी क्रम में। कह रहा है, हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई? तो इक्वेडोर में। इक्वेडोर आप जैसा कि जानते हैं आपका एवरग्रीन सिटी के रूप में फेमस है। आपका ये जो है इक्वेडोर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पड़ता तो है आपके भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही है, उसी के करीब, लेकिन ये यहाँ पर हमेशा बसंतकालीन जीवन रहता है, क्लाइमेट रहता है। तो बहुत अच्छा देश है और दक्षिण अमेरिका का देश है, छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पहली जो द्वीप है, द्वीप के निरीक्षण के लिए एक स्मार्ट
निगरानी प्रणाली शुरू की गई। तो ये है आपको याद रखना है, यानी वो कौन सा देश है, तो वो देश है इक्वेडोर। हुआ क्या है यहाँ पर आपके लिए जो ज़रूरी जानना, कि यहाँ पर स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई। यानी द्वीप की निगरानी पहले क्या होता था भाई, नॉर्मल प्रणाली होती होती होगी। अब वहाँ पर चूंकि छोटे से द्वीप हैं तो वहाँ या इन्होंने क्या किया, हर द्वीप पर सर्विलांस के लिए हो सकता है कि सीसीटीवी वाले बैलून्स लगवा दिए हों, या फिर जो है ऐसा है कि भाई जैसे ड्यूटी लगती है ना सैनिकों की, भाई हमारे यहाँ ये जम्मू कश्मीर पर ड्यूटी लगती है तो वहाँ पर ड्रोन ड्यूटी लगा दी गई हो। कुछ भी हो, कुल मिलाकर के स्मार्ट जो है, या फिर जो है जो ये वेव्स हैं, वेव्स के बेस पर जो है कि भाई अगर जरा भी कोई हलचल हो रही है तो तुरंत वहाँ पर अलर्ट मैसेज आ जा रहा है। कुल मिलाकर के ये स्मार्ट निगरानी प्रणाली की बात कही गई है। आपको मालूम होगा जैसा कि दक्षिण बीएसएफ ने भी 2024 में मुझे लग रहा है एक इनोवेटिव निगरानी प्रणाली जो है बांग्लादेश बॉर्डर पर की थी। और निगरानी प्रणाली क्या, तो सुरक्षा बॉर्डर सुरक्षा प्रणाली थी। उसके अंतर्गत मधुमक्खियों को जो है, जो भी बॉर्डर के जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर था, वहाँ जो पेड़ थे वहाँ पर मधुमक्खियों की खेती स्टार्ट कर दी थी। अब उससे क्या होता था कि मधुमक्खियों की खेती के दो फायदे, एक तो लोकल लेवल पर लोगों को रोजगार मिलता था कि भाई जो है यहाँ पर एक तो मधुमक्खियाँ हैं, शहद वगैरह और मोम वगैरह मिलता था। दूसरा, मधुमक्खियों से अगर जरा भी हलचल होती थी तो उनसे अलर्ट आ जाता था और मधुमक्खियाँ उड़ने लगती थी, तो यहाँ पर तुरंत समझ जाते थे कि भाई हाँ बॉर्डर पे कोई हलचल हो रही है। वो जैविक निगरानी प्रणाली है या सुरक्षा प्रणाली है, और ये यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आगे करा है भारत के नेतृत्व में जो IBCA हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश कौन सा है, सऊदी अरब है। 27वां देश अभी हमने पढ़ा, और इसके बाद अब 26वां देश है। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि देश कौन सा है, 26वां है। देश का नाम क्या है, वो सऊदी अरब है। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। और जैसा कि हम अभी पढ़ा ही था, अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं इस पर, फिर रिपीट करा यहाँ पे भी कि जो है बांग्लादेश IBCA का 27वां देश बन गया है। बांग्लादेश कौन सा बना है, ये 27वां बने हैं, 26वां है, 27वां है। तो ऐसे इस हिसाब से आप इसको दोनों देशों को याद रखेंगे। ये मई में बन रहा है, ये जो है उसके बाद बन रहा है जून में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। लहरा चिंचिला 2010-14 के बीच किसने 8 मई को कोस्टारिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की, तो लौरा फर्नांडीज ने। अब पहले क्या हुआ था कि जो कोस्टारिका कोस्टारिका कहाँ पे है, कोस्टारिका आपका जो कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी में एक छोटा सा देश है, यही जो पनामा है और ये आपके वेस्ट इंडीज़ वगैरह हैं यहीं पर है। तो यहीं पर कोस्टारिका देश है छोटा सा। वहाँ ये कह रहा है कि वहाँ की पहली जो महिला राष्ट्रपति थी वो थी लहरा चिंचिला। तो इससे तो प्रश्न भैया आपसे पूछेगा नहीं कि लहरा चिंचिला के बाद, ये इम्पोर्टेंट है चूंकि ये छोटा देश है और वहाँ की महिला राष्ट्रपति बनती हैं, तो इनका नाम आपको विशेष रूप से याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा, अच्छी बात है, नहीं तो फोकस आपको इस नाम पर विशेष रूप से करना है कि लौरा फर्नांडीज कहाँ के देश राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला राष्ट्रपति, तो वो हैं कोस्टारिका की। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा जून 2026 में किस विश्वविद्यालय के शोध वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया की पहली AI निर्मित सुपर वैक्सीन के सफल परीक्षण की घोषणा की गई। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने में क्या किया है कि जो AI से बनी हुई सुपर वैक्सीन, अभी तो भैया कंटेंट बनाते थे लोग भाई, क्रिएटिव कंटेंट के रूप में AI का यूज़ किया जाता था और रिसर्च वगैरह में भी किया जाता था। अब रिसर्च के माध्यम से इन्होंने जो है AI का यूज़ करके ही सुपर वैक्सीन बना दी। तो ये आपको के लिए थोड़ा यूनिक डाटा है, इस डाटा को आप विशेष रूप से याद करिएगा कि ये जो सुपर वैक्सीन बनाई है इसकी विशेषता क्या है, ये AI से बनाई गई भाई। ऐसा नहीं कि इसको बैठ करके सालों साल वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की, तब जा करके जो है जीनोम डिकोड किया, फिर उसके बाद जो है उसको बनाई भाई सुपर ये वैक्सीन है। इन्होंने क्या किया भाई, AI का यूज़ करके जो है वैक्सीन बना दी। अब समझ लो, इसका सफल परीक्षण भी किया गया। आगे कह रहा है कि मई 2026 में नेपाली पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार कितने नंबर पर कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो 32वीं बार
चढ़ाई की जो है कामिरीता शेरपा जो है नेपाली पर्वतारोही, बहुत फेमस पर्वतारोही हैं। उन्होंने माउंट एवरेस्ट नहीं, कई अन्य जो है विश्व की जो ऊंची चोटियां हैं उन पर भी चढ़ाई की है। लेकिन माउंट एवरेस्ट भैया घर की खेती, अपना जब मन किया खाना ना खाए, चलो भाई चलो अब बहुत हो गया, बहुत दिन से घर में बैठे हैं, नहीं कुछ हो रहा, चलो फिर एक बार चढ़ाई करते हैं। तो अपने उठाए सब सामान वामान और निकल लिए। लो उनका तो भाई काउंट हो गया। फिर भैया कुल मिलाकर के माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इस वजह से उसकी चढ़ाई जो करते हैं पर्वतारोही, वो जो है इम्पोर्टेंट होती है। इन्होंने 32वीं बार की है, लोगों को एक बार करना मुश्किल होता है। अब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है 18 से 23 में एक बीच 79th विश्व स्वास्थ्य सभा WHA 79 जिसका नाम है का आयोजन कहाँ पर किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। सामान्य सा फैक्ट है। आगे कह रहा है मई में यूके के जो डेट इंपॉर्टेंट है मैं बता दिया करूंगा, ऐसे आप सब डेट मत रटिए। मई 2026 में यूके के एसएल एल्स्ट्री और वोर वोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर के इतिहास रचा तुषार कुमार ने। तुषार कपूर मत याद रख लेना, तुषार कपूर मत याद रखना। तुषार कपूर कौन है? हीरो है, वो जानते हैं आप, उसको नहीं याद रखना है आपको। ये कपूर नहीं, ये कुमार साहब हैं। तो इनको ये कुमार साहब हैं, तुषार कुमार, तुषार कपूर नहीं है। तो तुषार कुमार को आपको याद रखना है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें हैं? एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, भाई ये बंदा अपने इंडिया का है, ये वहाँ जा कर के रहा और चूंकि इनके पिताजी वराई रह गए तो यहाँ से वहाँ के भारतीय मूल के बन गए। अब ये किस देश में है? ये हैं यूके। और यूके में कहाँ के मेयर बने हैं? एस्ट्री और वोरहमवुड के। एस्ट्री और वोरहमवुड के ये मेयर बने हैं। और सबसे खास बात क्या है? सबसे यंगेस्ट मेयर हैं, सबसे कम उम्र के मेयर। तो आपके लिए ज़रूरी क्या है? तुषार कुमार हैं। कौन है? तुषार कुमार हैं। किस देश में है? यूके में है। और यूके में मेयर कहाँ के बने? एस्ट्री वोरहमवुड के। और सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं वहाँ के। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे कह रहा है मई 2026 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु किस देश कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारत नियुक्त किया गया। भैया इंपॉर्टेंट रखिए, भारत समझ लीजिए जिन जिन भी वर्ल्ड लेवल पर इंस्टीट्यूशंस में अगर पार्टिसिपेशन भारत का होता है तो वो प्रश्न पूछे जाते हैं, पेट क्वेश्चन हैं सब भैया। कोई भी देश अगर आपका बच्चा अच्छा करता है, आपके लोग अच्छा करते हैं, आपका घर परिवार अच्छा करता है, तो आपका भी होता है कि हर जगह उसको आप हाईलाइट करोगे, अपने लोगों को जनवाओगे, बताओगे। अगर बहुत से लोग गंभीर होते हैं, नहीं बताते अपनी उपलब्धियों को भी, लेकिन बहुत से लोग बहुत सामान्य स्तर पर होते हैं, ज़्यादातर लोग बताते ही हैं कि अरे भैया हमारे बेटे ने ये किया, अरे हमारे जो है बेटी ने ये किया, हमारे चाचा ने ये किया, हमारे जो है पापा ने ये किया, हमारी मम्मी ने का ये अचीवमेंट रहा। तो कुल मिला करके इस हिसाब से तो जो है भाई, चूँकि भारत के भी लिए भी एक बड़ी है चीज़, इंटरनेशनल परमाणु जो एनर्जी एजेंसी है, उसके तहत जो है क्षेत्रीय सहयोग समझौता है, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अगले पॉइंट में कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर किस स्थित बहिर्ग्रह एक्सप्लोनेट, ठीक है, पर मौसम संबंधी प्रतिरूपों का मानचित्रण किया? तो वास्प 94AB, इसका क्या नाम है? वास्प 94AB। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वास्प 94AB का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछता है यूपी में क्या, कई जो है SSSC में चाहे PCS में हो, सब में जो है ऐसे प्रश्न पूछता है, जो कुछ यूनिक प्रश्न रहते हैं। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। आगे क्या कह रहा है? आगे आगे कह रहा है कि जून 2026 में ताइपे में आयोजित
कंप्यूटेक्स 2026 इवेंट में किसके द्वारा RTX स्पार्क सुपर चिप का अनावरण किया गया। इससे पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में पिछले 40 वर्षों का सबसे तेज बड़ा बदलाव माना जाता है। तो इसका नाम क्या है? नाम है एनवीडिया। एनवीडिया, ठीक, फिर से समझ लीजिए। इसमें हमारे प्रीलिम के लिए कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये आयोजन जो है, जो कंप्यूटेक्स 26 का आयोजन कहाँ किया गया, एक ये इंपॉर्टेंट है, ताइपे में किया गया। इस इवेंट में किसके द्वारा एक जो सुपर चिप के रूप में, चिप याद रखिए, यानी सुपर चिप है, चिप का बहुत बेहतरीन फॉर्म, जिसका नाम है RTX स्पार्क सुपर चिप। RTX स्पार्क सुपर चिप, ये इसका अनावरण किया गया। और इसकी विशेषता क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में जब से पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे PC बनते हैं, पिछले अगर 40 वर्षों में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है ये चेंजमेंट माना जाता है। तो यह किसके द्वारा, इवेंट में किसके द्वारा किया गया? एनवीडिया के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गई। ये हमारे प्री के पॉइंट थे। आगे हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि जून 2026 में खलीलुर रहमान UNGA जनरल असेंबली, जो UN है, UN की जो एजेंसीज हैं, आप जानते हैं UNGA है, UN जो है सिक्योरिटी काउंसिल है। तो इस तरीके से उसकी जो एजेंसीज हैं 5, उनके रेफरेंस में आपको यहाँ पर याद रखना है कि UNGA के बारे में बात कर रहा है कि 61वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए। तो किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। खलीलुर रहमान जो है बांग्लादेश के हैं। ये 61वें सत्र का, आप ये प्रश्न हमेशा पूछता है, तो समझ लीजिए उनके आयोग के पेट प्रश्न है। अगर ये आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलो भैया आपका प्री से बाहर हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधानी से, ऐसे प्रश्नों में तो कोई लापरवाही करनी ही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में लापरवाही करोगे तो भैया बहुत नुकसान में जाओगे। तो ऐसे प्रश्नों को एकदम रट जाना है, जिसको जैसे कहें घोल के पी जाना है, तो ऐसे प्रश्नों घोल के पी जाना है। आगे कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रीय वैज्ञानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, जिसको नासा हम के नाम से जाना जाता है, नासा ने 2013 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और 2014 में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाले तथा 2025 तक कार्यरत किस मार्स मिशन को जून 2026 में आधिकारिक रूप से बंद करने की घोषणा की है। तो ये है मावेन मिशन जो था, इसमें इन्होंने प्रॉपर दे दिया। ये आपको डेट याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग अपना हमको इसमें नहीं लगाना है। दिमाग हमको कहाँ लगाना, जहाँ हमको पूछा जाएगा, जहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब हम 13 में क्या किया, 14 में क्या किया, 15 में क्या, 25 में क्या हुआ, ये हमको नहीं यहाँ पर रटने, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे नहीं पूछा तो हम क्यों उसमें दिमाग लगाएंगे। हम स्मार्ट स्टडी करेंगे ना कि जो है एकदम ट्रेडिशनल की जो आया सो रट गए। तो यहाँ पर हमारे प्री पॉइंट के रेफरेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो नासा का प्रोजेक्ट था, ये इस लॉन्च कब किया गया था, 2013 में प्रक्षेपित किया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14 में मार्स पे पहुंचा, ये आपको जो है ज़रूरी नहीं है। हाँ, प्रक्षेपित किया गया किसके लिए थे, ये मार्स मिशन के रूप में प्रक्षेपित किया गया था। और इससे क्या हुआ, 13 के बाद 2026 में आधिकारिक रूप से, यानी 13-13-26, 13 वर्षों बाद इसको क्या किया, बंद करने की आधिकारिक रूप में घोषणा कर दी। तो ये कौन सा जो है क्या नाम मिशन है, तो इसका नाम था मावेन मिशन, MAVEN, मावेन मार्स रोवर मिशन। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है। आगे हम देखते हैं क्या है। आगे कह रहा है, मई 2026 में इजराइल सेना ने कहाँ पर स्थित 900 वर्ष पुराने ब्यूफोर्ट किले और उसके आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। तो दक्षिणी लेबनान में, लेबनान जैसा कि जानते हैं, लेबनान जो है एक ऐतिहासिक शहर है। और खासकर लेबनान की पहचान ये है कि जो यूरोप के लिए फ़्लाइट्स जाती हैं तो उनके कई डेस्टिनेशंस रहते हैं। हालांकि अब तो फ़्लाइट्स जो है लंबी दूरियां तय करने लगी, वो 7-7 हज़ार किलोमीटर लगातार जो है चली जाती हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, जब इतनी लंबी दूरियां प्लेन से जो है, से पहले उसे एक स्टे लेना पड़ता था, ब्रेक लेना पड़ता था कहीं पर। तो लेबनान वो पॉइंट था जहाँ पर अगर इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से अगर यूरोप के लिए कोई भी फ्लाइट जा रही है, ऑस्ट्रिया जा रही है, हंगरी जा रही है, फ्रांस जा रही है, तो लेबनान में एक स्टे होता था, फिर जाती थी। तो बहरहाल वो तो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो है 900 वर्ष का पुराना जो है ये
ब्यूफोर्ट किला है, किले का नाम आपको याद रखना है, कौन सा किला है, ब्यूफोर्ट किला है, और इसके आसपास पहाड़ियाँ हैं, वो नहीं, ब्यूफोर्ट किले को आपको याद रखना है। ये कहाँ पर है, साउदर्न लेबनान पार्ट में है। लेबनान में जैसा कि जानते हैं, लेबनान और इसराइल में जो है काफ़ी समय से वॉर चल रहा है, चूँकि लेबनान जो है ये पक्षधर है ईरान का, और ईरान इसराइल की तनातनी वैसे भी चल रही है। तो भैया वही हो गया कि अच्छा तुम हमारे दुश्मन के दोस्त हो, तब तो तुम हमारे दुश्मन ऐसे ही हो गए। तो इसी वजह से लेबनान इसराइल इसराइल ने लेबनान पर अटैक वैसे भी किया और उसके काफ़ी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और ब्यूपोर्ट किला उनमें से बहुत ऐतिहासिक किला है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। आगे कहेंगे देखेंगे मई 2026 में मेटेड रिक्सन्स ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में कौन, मेटे रिक्सन। ये सामान्य रूप से नाम याद रखना है। ये यहाँ पर ये हो सकता है अगर आपसे नहीं पूछेगा लगातार हैं कि चूँकि अपने यहाँ के नहीं हैं भाई, हम अब वो दूसरे देश में वो लगातार बन रहे हैं कि जो है गैप हो चुका है, तो ये वो वहाँ नहीं पूछता। बस हाँ, नाम याद रखिएगा। नाम क्या याद रखना, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन, और किस देश के प्रधानमंत्री हैं, डेनमार्क के। बस यही दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और डाटा मत रटिए सब पूरा। आगे कह रहा है कि हाल ही के किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक और ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च की, रूस से। ये तो आप नाम से ही जान जाएंगे, ओरेशनिक है, ऐसे जो नाम है यूनिक नाम इस टाइप के, ये रशियन लैंग्वेज के नाम है। तो ओरेशनिक मिसाइल है वो रूस ने लॉन्च की, और ये परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी विशेषताएं दो हैं, एक तो हाइपरसोनिक मिसाइल वैसे ही खतरनाक वेपन, उसमें भी परमाणु कैपेबल है, ये परमाणु ले जा सकती है, यानी कुल मिलाकर के अमेरिका तक को जो है हिला सकती है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है, ओरेनिश और ओरेसनिक मिसाइल। आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है कि 2026 में जापान के कागोशिमा प्रांत में आया वो उष्णकटिबंधीय तूफान जिसने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया, नाम है, क्या नाम इसका, जांगमी तूफान, टाइफून नंबर 6। तो टाइफून नंबर 6 तो हमको नहीं लग रहा अभी तक कभी हमने पिछले 15 वर्षों से लगातार हम परीक्षा देते आए हैं, तो कभी आयोग में पूछा गया कि टाइफून नंबर कितना था। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद ये रखना है कि ये जापान में हुआ, तूफान का नाम क्या था, जांगमी तूफान था, और सबसे ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित प्रांत कौन था, कागोशिमा प्रांत था। तो ये आपके यहाँ पर 3 पीपी हैं, पीपी मतलब आपके प्री पॉइंट। आगे हम देखेंगे, आगे कह रहा है कि हाल ही में हाल ही में हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। जापान, आपने देखा होगा, जापान कुछ आम गए थे तो उसमें कुछ गड़बड़ियां निकल आई थी, तो इस वजह से जापान ने रोक लगा दी थी आम को लेकर के। होता क्या है कि ये सब जो गड़बड़ी रहती है ना, कुछ व्यापारियों की भी गड़बड़ी है, ये अपनी फजीयत करवाते हैं, साथ साथ नुकसान कराते हैं, और देश की भी फजीयत कराते हैं। तो इस वजह से अब भाई इतना आम यहाँ पर अच्छा पड़ा, ले जाओ, एक से एक फ्रेश आम है, तुम क्यों वहाँ पर जो है खराब आम ले जाते हो, उसके बाद जो है उस पर जो है आधिकारिक रूप से गवर्नमेंट रोक लगाए, देश की भी बदनामी कराते हो। आगे कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई शांतिवादी नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए किस देश ने 21 अप्रैल 2026 को अपने देश में घातक हथियारों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। तो निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, तो जापान ने हटा दिया। क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि आप जानते हैं, जब हिरोशिमा नागासाकी की घटना होती है और उसके बाद जो है जापान सरेंडर करता है। वैसे तो जापान ने बहुत बड़े एशिया, पूरे एक तरीके से ना बृहत एशिया उसका कॉन्सेप्ट ही था कि भाई पूरे एशिया पर जो है हम कब्जा कर लेंगे। तो उसने साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, काफ़ी देशों पर कब्जा कर लिया था। तो इसी क्रम में, कब्जे के क्रम में ही जब हिरोशिमा नागासाकी की पर्ल हार्बर की घटना होती है, फिर हिरोशिमा नागासाकी की जो घटना होती है, तो उसके बाद उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगा देता है। प्रतिबंध लगा देता है कि भाई तुम्हारी जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तुम अस्त्र शस्त्रों का विकास नहीं करोगे। तो ये जापान की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जापान मान लेता है। अब जापान मान लेता है, तब से जापान की जो विदेश नीति है उसमें शांतिवादी विदेश नीति के रूप में उसकी पहचान थी। लेकिन अब जापान देख रहा है
भाई अमेरिका कब कब जो है एक तरीके से दोगलापन कर देता है, बात से अपनी उलट जाता है। तो उसने सोचा भैया अमेरिका के सहारे रहने से काम चलेगा नहीं, तो उसने भी कुछ चेंज किया, क्योंकि उसका खतरनाक जो है दुश्मन है। पहला तो सबसे बड़ा दुश्मन वहाँ पर उत्तर कोरिया और चाइना, दोनों उसके दुश्मन हैं। तो कुल मिलाकर के उसने क्या किया भाई, जब शांतिवादी से गांधीवादी शांतिवादी नहीं से काम नहीं चलेगा, तो उसने क्या कर दिया कि जो घातक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया। तो कौन सा देश है? जापान देश है। घातक हथियारों के संबंध में जो निर्यात पर जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया और इसकी शांतिवादी नीति में परिवर्तन किया। तो यह आपके लिए कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर फ्री की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। आगे करा, मई 2026 में क्वाड के सदस्य देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक संयुक्त बंदरगाह के निर्माण का निर्णय लिया है? फिजी के साथ में। तो क्वाड के सदस्य देशों ने, अब याद रखिए कि पहले क्वाड का है, क्वाड आपके जो है इसमें 4 देश हैं विशेष रूप से, इंडिया, जापान और यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर के क्वाड बनाया। इसका उद्देश्य था हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर बढ़त हासिल करना। अब इसी क्रम में क्या हुआ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उस वहाँ पर एक समुद्री, आप देख रहे हैं कि जो चाइना का बढ़ता प्रभाव, चाइना अब ज़मीन पे ही नहीं, अब समुद्र में भी धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करता है। साउथ चाइना सी पे उसने कब्जा कर ही लिया, यूएन की बात नहीं मान रहा है आखिर, और समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बढ़ा रहा है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, क्वाड देशों ने एक समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के साथ में ही एक बंदरगाह कहा कि भैया बनाया जाए, ऐसा बंदरगाह जो हम लोगों का कॉमन बंदरगाह हो, सब लोग यूज कर लें मिलके, जिससे जरा भी हो हम लोग, तुम भी भैया अपना जहाज ले आओ खड़ा कर दो, हम भी ले आए खड़ा कर दें, वो भी खड़ा कर दें। तो ऐसा एक बंदरगाह कहाँ पर बनाने का निर्णय लिया? फिजी। फिजी आप जानते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में छोटा सा जो है एक द्वीपीय देश है। इसी के बारे में भारत से संबंध ये है कि वहाँ पर जो माइग्रेटेड पीपल्स हैं, वहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है। चूँकि जब जिस समय ये मज़दूर के रूप में उस समय गए थे ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में लोग वहाँ वहाँ बस गए, और अब इसलिए वहाँ अभी भी आधिकारिक भाषा जो विशेष बोली जाने वाली भाषाओं में भोजपुरी है। मॉरिशस सेशल्स वगैरह में भी भोजपुरी का बहुत महत्व है। आगे हम बढ़ेंगे इसी क्रम में। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं कि अस्थायी सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए चुनाव में किस देश ने फिलीपींस को पराजित कर 2027-28 के लिए पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया? किर्गिस्तान चुना गया। क्योंकि ये पहली बार चुना गया तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वरना सुरक्षा परिषद में मोस्टली क्वेश्चन अगर इंडिया चुनी जाती है तब जो है उनसे प्रश्न पूछा जाता है, वरना हाँ कभी कभार जो है उसका दिमाग घूम जाता है कि चलो और अब देख लेते हैं बच्चों के, तुम लोग बहुत ज़्यादा कूद रहे हो, तो 5 में से कोई देश उठा के दे दिया कि इनमें से कौन सा चुना गया, इनमें से कौन सा बाहर हुआ, लो। अब चूंकि 5 चुने जाते हैं, 5 बाहर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये कार्यकाल इसका क्या है, 27-28 के लिए। तो किर्गिस्तान चूंकि पहली बार चुना गया और हराया किसको? फिलीपींस को हराया। ठीक है, आगे हम देखेंगे। कह रहा आगे कि जून 2024 में ब्रेन कंप्यूटर चिप जिसका नाम दिया नियो की कॉमर्शियल मंजूरी किस देश ने दी है? चाइना ने। ये भैया नियो जो है एक ऐसी चिप है जो एक तरीके से आपको जो है ब्रेन कंप्यूटर के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या दिया गया है? नाम दिया गया है तो नियो। ये नियो आप जो है विशेष रूप से याद रखिएगा। और ये किस देश की चिप है? चाइना की चिप है। आगे कह रहा है जुलाई में इंटरनेशनल बुकर प्राइज का नाम बदलकर क्या कर दिया? बुकमाई इंटरनेशनल बुकर प्राइज कर दिया। तो भैया बदला नहीं है, पहले नाम था इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अब इंटरनेशनल टर्म जो है हटा दिया, रखा ही है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज के पहले जोड़ दिया बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज नाम कर दिया। बुकमैन हो सकता है भाई, चूँकि मुझे तो इनके बारे में वैसे जानकारी नहीं, हो सकता वहाँ के कोई जो है ये रहे हों, ये साहित्यकार रहे हों, या फिर बड़े जो कोई बजट वजह दिया हो, या फिर इन्होंने जो है वहाँ के काफ़ी योगदान दिया हो सामाजिक स्तर में। विशेष रूप से भाई जो कुछ ऐसे लोग होंगे तभी उनका नाम